हाय एवरीवन, आज का हमारा क्लास है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कि सरकारी नीति में जब परिवर्तन किया गया तो उस परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है जुलाई 1991 में लाया गया। तो जुलाई 1991 में जब सरकारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया, नई आर्थिक नीति जब आई, तो जितने भी पुराने पॉलिसीज थी उस पॉलिसीज में, उस नीति में अनेक प्रकार के परिवर्तन किया गया और बहुत सारे रियायत दिया गया, बहुत सारे छूट दिया गया, बहुत सारे फैसिलिटीज दिया गया इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, ताकि वो बहुत जल्द डेवलप हो सके, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके। जब जुलाई 1991 ईस्वी में परिवर्तन किया गया पॉलिसीज में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो तीन मेन पॉलिसीज लेकर आया। जैसे हम लोग जानते हैं एलपीजी, मैंने बताया था जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्लास दी थी, उस क्लास में बताया था कि एलपीजी क्या होता है। तो ये पॉलिसीज थी लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब उदारीकरण से क्या हुआ? उदारीकरण में जितने भी सरकार के द्वारा टैक्सेस लिया जाता था बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रीज से, तो वो सारे टैक्सेस को कम किया गया। बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सरकार से परमिशंस लेने पड़ते थे, लाइसेंसिंग लेना पड़ता था या रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी। वो सारी चीजों को इजी कर दिया गया, यानी कि सरकार पूरी तरह से बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज पर क्या हो गया कि उदार हो गया, उसको फैसिलिटीज दिया ताकि वो अच्छे ढंग से चला सके। दूसरा पॉलिसी था हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। जितने भी हमारे देश में पब्लिक सेक्टर्स बिजनेस थे, सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे, उन सभी उपक्रमों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया, निजी क्षेत्र में बांट दिया गया, ताकि जिस पर सरकार की भागीदारी थी, सरकार के अंडर कंट्रोल वो चल रहा था, वो कंट्रोल सरकार ने हटा लिया और एक स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम के रूप में, फ्री रूप में किसी दूसरे को दे दिया कि आप चलाओ, आप इसमें जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी अर्निंग होंगे, वो सारा अर्निंग आपका है, बशर्ते कि आपका बिजनेस डेवलप करना चाहिए। तो ये था प्राइवेटाइजेशन, कि सरकारी उपक्रम के जितने भी बिजनेस थे कुछ को अपने पास रखा और शेष सभी को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तीसरा है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व में आप कहीं भी किसी प्रकार का मार्केटिंग कर सकते हैं, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित राष्ट्र से, संबंधित देश से किसी प्रकार की परमिशन या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। तो तीन नीति जब पारित किया गया तो हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस का, बहुत सारे कंपनीज का आगमन हुआ। तो जब पॉलिसीज में चेंजिंग किए गए तो जितने भी हमारे देश में बिजनेस थे, इंडस्ट्रीज थे, उस इंडस्ट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा, वही इंपैक्ट को हमको पढ़ना है। और ये इंपैक्ट है 6 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट को देखेंगे, पहला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी, यानी कि थ्रेट फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। उसके बाद है चहुमुखी प्रतियोगिता, ऑलराउंड कंपटीशन, क्रेता बाजार, वायर मार्केट्स, विश्वव्यापी टेक्नोलॉजी, जीवित रहने के लिए निर्यात और सम्मिलित कमजोरी। जी अब देखिए, कहीं भी जब फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद जो हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कंपनियां विदेश में जाकर के बिजनेस कर सकती थी। जितने भी विदेशी कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जितने भी भूमंडलीय उपक्रम थे, वो सभी उपक्रम का भी आगमन भारत में। जैसे कि पहला पॉइंट बता रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी। जैसे सरकारी नीति 1991 में जब परिवर्तन किया गया और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से
बिजनेस करने के लिए भारत की भूमि को फ्री कर दिया गया, तो बहुत सारी कंपनियां जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो कंपनियां भारत में आई। अब बताइए, भारत में जो कंपनियां विदेश से आएगी तो भारत के पास जो टेक्नोलॉजी था उस टेक्नोलॉजी के अनुकूल आएगा? नहीं। जिस देश के पास जैसा टेक्नोलॉजी होगा, जैसा तकनीक होगा, वैसे तकनीक के साथ, वैसे टेक्नोलॉजी के साथ भारत में आए। तो पहला पॉइंट को फिर गौर से कीजिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी, सरकारी नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वे सभी भारत की ओर आने लगे और अपने साथ उच्च टेक्नोलॉजी लेकर आई, हाई टेक्नोलॉजी लेकर आई, जिसके कारण भारतीय जितनी कंपनियां थी उन टेक्नोलॉजी के सामने सक नहीं सकी, उन टेक्नोलॉजी के सामने अपने आप को टिका नहीं पाई। या तो वो कंपनियां किसी विदेशी कंपनियों में मर्ज कर गई, विलय हो गए, या तो बंद पड़ गए। क्योंकि जुलाई 1991 में जब सरकारी नीति में परिवर्तन किया गया तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई, वो अपने साथ उच्च संसाधन एवं हाई टेक्नोलॉजी के साथ भारत में आए, जिसके कारण जितने भी भारतीय कंपनीज थी उन विदेशी कंपनियों के साथ सक नहीं सकी, विदेशी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाए, या तो जो कंपनियां भारतीय थी स्वयं को जीवित रखने के लिए उन विदेशी कंपनियों के साथ मर्ज कर गई, उसमें विलय हो गई, या कुछ कंपनियां जो थी वो स्वयं को स्थापित रखने के लिए हाई टेक्नोलॉजी मंगाई, या तो कंपनियां बंद हो गई। तो पहला क्या प्रभाव पड़ा? जितने भी भारतीय कंपनी थी उन कंपनियों से सीधा मुकाबला बहुराष्ट्रीय कंपनी से हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी से हुआ, और वो कंपनियों के साथ रहने में, उस कंपनियों के साथ मुकाबला करने में ये असक्षम थे, जिसके कारण बहुत सारी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों में मर्ज कर गई, या कुछ कंपनियां अपने आप को स्थापित करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी आयात की, या कुछ कंपनियां जो थी वो बंद। तो ये था पहला पॉइंट कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी। सरकारी नीति में परिवर्तन के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय कंपनी का मुकाबला हुआ और वो कंपनियां भारतीय कंपनियों को स्वयं में विलय कर ली, मर्ज कर ली, और उन सभी कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय कंपनी काम करने लगी। दूसरा पॉइंट है आपका चहुमुखी प्रतियोगिता। तो सरकारी नीति में जब परिवर्तन किया गया तो पहला पॉइंट हमने देखा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई। तो भारत में पहले 10 कंपनियां थी मान लिया जाए, अब उसके बाद बहुत सारी विदेशी कंपनियां, मान लीजिए 10 कंपनियां और विदेशी आई। तो 10 पहले से थी तो उसमें कंपटीशन होता था, अब 10 और विदेशी कंपनियां आई तो 10-10 20 कंपनियों का आगमन हुआ। तो 20 कंपनियां आपस में क्या की प्रतियोगिता स्थापित कर दी, क्योंकि सभी कंपनियां स्वयं को आगे रखना चाहती थी, स्वयं को डेवलप बनाना चाहती थी, पूरे बाजार पर स्वयं का आधिपत्य जमाना चाहती थी, पूरा अधिकार लेना चाहती थी। तो पहले 10 कंपनियों से जो मुकाबला था, अब वो मुकाबला कितने कंपनियों से हो गया? 20 कंपनियों से हो गया। तो ये है चहुमुखी प्रतियोगिता कि सरकारी नीति में परिवर्तन के बाद बहुत सारी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आए और भारत में जितने भी कंपनियां थी उन कंपनियों के बीच एक कठिन प्रतिस्पर्धा या कठिन प्रतियोगिता आरंभ हो गई और सभी कंपनियां स्वयं को बाजार में स्थापित रखने के लिए एक दूसरे कंपनियों के अनुकूल बिजनेस करने लगी, उत्पाद बनाने लगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगी, और सभी कंपनियां चाहती थी कि हम उस बाजार पर अधिकार करें, हमारे बाजार में किसी प्रकार की हमारे प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ न हो, असंतोष जनता में न जाए, ताकि वो जनता हमारी ओर रुख करते रहे। तो चहुमुखी प्रतियोगिता को हम लोगों ने समझा कि चहुमुखी प्रतियोगिता क्या है कि पहले जितनी भी कंपनियां भारतीय थी तो भारतीय कंपनियों के बीच ही प्रतियोगिता थी, तो वो प्रतियोगिता इजी वे में भारतीय कंपनियां फेस कर जाती थी, उसका मुकाबला कर लेती थी। लेकिन जब सरकारी नीति में परिवर्तन किया गया तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई और विदेशी कंपनियों के साथ वो उच्च टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो जो प्रतियोगिता सरल थी
वो प्रतियोगिता हार्ड हो गई, कठिन प्रतियोगिता स्थापित हो गई। सभी कंपनियां भारतीय बाजार पर आधिपत्य जमाने के लिए एक दूसरे को तोड़ने लगे, एक दूसरे को कमजोर दिखाने लगे। वे अपने वस्तु की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार लाए, जिससे वे बाजार पर अपना कब्जा कर सके, बाजार पर अपना अधिकार कर सके। भारतीय कंपनियां भी स्वयं को स्थापित करने के लिए उन्हीं के अनुकूल उत्पाद बनाने लगे। अब तीसरा पॉइंट है क्रेता बाजार, बायर मार्केट्स। जी 1991 से बिफोर अगर हम चलते हैं, जुलाई 1991 से पहले चलते हैं, तो भारतीय जितने भी बाजार थे वो क्रेता का बाजार नहीं था, खरीदने वाला का बाजार नहीं था, वो बेचने वाला का बाजार था। यहाँ विक्रेता अपने इच्छानुसार वस्तु को बेचते थे। किसी वस्तु का अगर प्राइस 5 रुपीज है तो सेलर चाहता तो उसको 6 रुपए में भी बेच सकता था, और ग्राहक की मजबूरी थी कि वो 6 रुपया में लेता था, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था। तो वो मजबूरी थी कस्टमर की, कंज्यूमर की, वो 5 की वस्तु को 6 में ले। लेकिन जब सरकारी नीति में परिवर्तन किया गया, 1991 में जो पॉलिसीज लाया गया, उस पॉलिसीज के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं और भारत में आकर वो उद्योग व्यवसाय करने लगे। कहा जाता है कि एक देसी कहावत है कि जब धोबी पर धोबी बसता है तो गेंडा में भी साबुन लगता है। यही हाल भारतीय बाजार में हुआ। बहुत सारी कंपनियां जब भारत में आई तो अपनी पॉलिसीज थी और उस पॉलिसीज के अनुसार वो बाजार जो विक्रेता का था वो क्रेता का बाजार हो गया, क्योंकि सभी कंपनियों का मेन मोटो था कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी उपभोक्ता की संतुष्टि प्रदान करना। और वे सभी कंपनियां उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए हाई क्वालिटी की वस्तु जो थी, प्रोडक्ट जो थी, वो लो प्राइस पर बेचने लगे, जिसके कारण उपभोक्ता जो था वो स्वतंत्र होकर वही वस्तु को खरीदता था जिसकी क्वालिटी बेस्ट होती थी और प्राइस लो होती थी। तो पहले जो बाजार विक्रेता का था वो सरकारी नीति में परिवर्तन के बाद वो क्रेता का बाजार हो गया। तो ये था व्यवसाय तथा उद्योग पर प्रभाव कि पहले विक्रेता अपने इच्छानुसार वस्तु को बेचते थे, उस बाजार पर विक्रेता का अधिकार था। लेकिन सरकारी नीति के में परिवर्तन किया गया तो जो बाजार विक्रेता का था वो क्रेता का हो गया, खरीदने वाला का हो गया। क्रेता अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को पसंद या नापसंद कर सकती थी और उपभोक्ता को पसंद करने के लिए, संतुष्टि प्रदान करने के लिए सभी कंपनियां जो भारत में इन्वेस्ट करने आई थी, वे सभी कंपनियां हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने लगी और उसका प्राइस लो करने लगी ताकि हर एक उपभोक्ता तक उसकी वस्तु पहुंच सके। तो क्रेता बाजार। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा आता है विश्वव्यापी टेक्नोलॉजी, यानी वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। अब वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हम जान चुके हैं पहला पॉइंट में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई, बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आए, भारत में बिजनेस करने के लिए आए। तो जो कंपनियां हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आई होगी वो टेक्नोलॉजी इंडियन अपनाएगी, भारत से टेक्नोलॉजी खरीदेगी नहीं। जिस देश के पास जैसा टेक्नोलॉजी था, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि 1991 में भारत का टेक्नोलॉजी का लेवल क्या रहा होगा और जापान की कंपनीज का टेक्नोलॉजी क्या रहा होगा, ब्रिटेन की कंपनीज का क्या रहा होगा। तो रिजल्ट स्वरूप हम देखते हैं कि भारत की जो टेक्नोलॉजी थी वो लो थी। सबसे हाई टेक्नोलॉजी आपका चाइना का था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का था, जापान का था। क्योंकि हुंडई कंपनी के विषय में बात करते हैं तो साउथ कोरिया की कंपनी है, होंडा की बात करते हैं तो वो जापान की कंपनी है। तो वो सभी कंपनियां जब भारत में आई तो वो कंपनियां अपने साथ हाई टेक्नोलॉजी लेकर आई, तो हाई टेक्नोलॉजी से वो अपने वस्तु को बनाने लगी। तो भारत की जो कंपनियां थी वो कंपनियां उसके सामने सक्षम ही नहीं थी, उससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती थी। इसलिए जितने भी भारतीय कंपनियां थी वो भी उसी अनुकूल टेक्नोलॉजी विदेश से मंगवाने लगी और उसके अनुकूल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगी, वस्तु का उत्पादन करने लगी। तो सरकारी नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में विश्वव्यापी टेक्नोलॉजी का आगमन
आगमन हुआ, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। सभी कंपनियां बाजार में स्थापित रहने के लिए हाई टेक्नोलॉजी लेकर आए, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी खरीदी और उसी से उत्पाद बनाने लगे ताकि वो भारतीय बाजार में टिक सके, भारतीय बाजार में रुक सके। अब था पांचवा पॉइंट, जीवित रहने के लिए निर्यात। और देखिए इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि भारत की पॉपुलेशन क्या है। तो भारत की पॉपुलेशन उस समय रही होगी 90 करोड़, क्योंकि 1991 में 90 करोड़ के आसपास रहा होगा। अब 90 करोड़ के पास ये आबादी भारत की थी 90 करोड़, और भारत में बहुत सारी कंपनियां थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि 100 कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, अब 100 मल्टीनेशनल कंपनीज है और भारतीय भी कंपनी जो है वो लगभग 200 है। तो पहले 200 कंपनी जो थी वो 90 करोड़ पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त थी, वो 90 करोड़ पर्सन को सेटिस्फाइड कर सकती थी। अब मल्टीनेशनल कंपनी का भी आगमन हो गया 100, अब 100 और 200 300 हो गया, और 100 जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी कैपेसिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को सेटिस्फाइड कर सकती है, पूरे वर्ल्ड को सेटिस्फाइड कर सकती है। अब ये 200 जो 200 कंपनीज है उसके लिए ये भारतीय बाजार जो थी वो छोटा पड़ने लगी, क्योंकि भारतीय बाजार पर एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज का दबदबा हो गया। अब भारतीय कंपनी अगर जीवित रहना चाहेगी, भारतीय कंपनी स्वयं को अगर जिंदा रखना चाहती है, तो उसको भारत के अलावे ऐसा देश ढूंढना होगा जहां इसकी वस्तु जा सकती है, यूज किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को हम समझेंगे, क्योंकि भारत की आबादी इतनी है कि जिसे 100 मल्टीनेशनल कंपनी सेटिस्फाइड कर सकती है। अब ये 200 हो गया, तो एक 90 करोड़ जो पर्सन है तो वो अपना सेटिस्फाइड लाइक वस्तु खरीदेगा। ये नहीं कि वो वेयर हाउस बना करके उसको ऑब्जर्व करके रखेगा, जमा करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो भारत में जो भी कंपनी थी, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या नेशनल कंपनी हो, उसके लिए एक मजबूरी हो गई कि वो अपनी वस्तु को क्या करेगी, निर्यात करेगी, किसी दूसरे देश में भेजेगी जिस देश में उस वस्तु की आवश्यकता है। तो पांचवा पॉइंट देखेंगे, जीवित रहने के लिए निर्यात की सरकारी नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में बड़े बड़े राष्ट्र की कंपनियां आई और वो अपने साथ हाई टेक्नोलॉजी लेकर आए, और हाई टेक्नोलॉजी के साथ वो कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे। अब अधिक उत्पादन होने से भारतीय बाजार जो थी छोटा पड़ने लगी, वो इतना अधिक उत्पादन कर लेती थी जिसे भारतीय बाजार में अगर बेचा जाए तो एक बार के उत्पादन कई वर्षों तक चल सकता है। तो उन सभी कंपनियों के लिए मजबूरी बन गई कि भारतीय जितने भी यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट को विदेश में एक्सपोर्ट करें, विदेश में बेचे। तो भारत सरकारी नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप जितने भी कंपनियां थी उसके लिए निर्यात करना मजबूरी बन गई, निर्यात करना आवश्यक बन गया। अगर वो निर्यात नहीं करती तो उनका प्रोडक्शन जो कार्य है, फंक्शन है, वो कुछ समय के लिए रुक सकता है, कुछ समय के लिए बाधित हो सकता है। अतः सभी कंपनियां निर्यात की ओर फोकस करने लगी, एक्सपोर्ट की ओर फोकस करने लगी और अपना अधिक से अधिक प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने लगी। उसका छठा पॉइंट हमारा आता है समामेलित कमजोरी। समामेलित कमजोरी में एक पॉइंट को सबसे पहले हम मानेंगे, अधिग्रहण और विलय। समामेलित कमजोरी का पहला पॉइंट समझेंगे कि अधिग्रहण या विलय। जब बहुत सारी कंपनियां भारत में आई तो भारत के जितने भी छोटे छोटे बिजनेस थे, छोटे छोटे उद्योग थे, या तो वो बंद हो गए या नहीं तो बड़ी कंपनियां जो है उन सभी छोटी कंपनियों को हथिया ली, अधिग्रहण कर ली, अपने आप में मर्ज कर ली और अपने अकॉर्डिंग उसको चला लेना। तो ये थी समामेलित कमजोरी। समामेलित कमजोरी का सीधा अर्थ होता है अधिग्रहण या विलय। 1991 में जो पॉलिसीज में चेंजिंग किया गया, उस पॉलिसीज में चेंजिंग के बाद जितने भी भारत में छोटे छोटे उद्योग थे
या तो सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों के डर से बंद हो गई या मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा हथिया लिया गया, उसका मर्ज कर लिया गया और उसके बाद वो सभी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियों की सहायक कंपनियां बनकर रह गए और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करने लगे। तो ये थे सरकारी नीति में परिवर्तन का प्रभाव जो व्यवसाय या उद्योग पर पड़ा था। तो आज का हमारा क्लास यही है। धन्यवाद।